हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है नेवर ट्वाइस उसके एपिसोड 43 की हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है सारी एपिसोड्स की, वो वीडियो देखो, तभी आपको इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा लास्ट सीन जहाँ पर पूंज जो है वो ओइन संग के साथ एक रिजॉर्ट में जाता है, क्योंकि रात बहुत हो जाती है, इसीलिए जो पूंजी के लिए ड्राइव करना मुश्किल होता है। और तभी वहाँ पर यूनजी पूंजी को कॉल करती है और यहाँ पर पूंजी उसे सवाल करने लगता है कि वो उसकी इतनी चिंता क्यों कर रही है। तो यहाँ पर जो यूनजी है वो पूंजी से कहती है कि जैसे जब वो ग्रैंडफादर के साथ डेटिंग में गई थी, मतलब कैंप गई थी, तब पूंजी उसकी बहुत चिंता कर रहा था, इसीलिए जाहिर है कि यूनजी भी पूंजी की चिंता करेगी। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर पार के कार को धुल रही होती है और एक्चुअली वो यहाँ पर गर्म पानी से कार को धुल देती है और यहाँ पर फिर उसका जो ओनर होता है कार का वो उसे डांटने लगता है और इसीलिए पार के को पूरी रात जग कर उस कार को धुलना होता है जो कि उसने गलती से जिसको गर्म पानी से धुल दिया था। अब यहाँ पर वो धुल रही होती है, अपने काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर फिर से हेजून आ जाता है और यहाँ पर जो हेजून है वो पार्की को अपने दिल की बात कहता है कि वो उसे लाइक करता है और वो योलम्यू का फादर बनने के लिए तैयार है। वो योलम्यू का सारा खर्चा उठाएगा। बट यहाँ पर जो पार्की है वो कहती है कि ये सब नॉनसेंस वाली बातें हैं, मतलब वो यहाँ पर हेजून का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करती है और कहती है कि वो हेजून को लाइक नहीं करती है। और इसके बाद वो कहती है कि अब उसे काम करना है। मतलब यहाँ पर जो पार्की है वो हेजून को लाइक तो करती है, बट वो अपने फीलिंग्स को हेजून को एक्सप्रेस नहीं करती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हेजून रात को पार्की को कॉल करता है और उसे फिर से कहता है कि वो उसका प्रपोजल मान ले। मतलब हेजून पार्की को लाइक करता है और इसीलिए उसे शादी करना चाहता है। बट यहाँ पर जो पार्की होती है वो दिन भर के काम से बहुत थकी होती है, इसीलिए वो हेजून की कोई भी बात नहीं सुनती है और सीधा चुपचाप सो जाती है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड मैन और बोक मैक एक छोटे से ढाबे में बैठे होते हैं और यहाँ पर बोक मैक ओल्ड मैन से पूछती है कि आखिर 50 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिससे जो ओल्ड मैन है वो उसे 50 साल पहले छोड़ के चले गए। अब यहाँ पर ओल्ड मैन बताते हैं अपनी लाइफ स्टोरी कि वो क्यों बोक मैक को 50 साल पहले छोड़ के चले गए थे। तो बात ये है कि जब 50 साल पहले जो ओल्ड मैन थे वो ट्यूबरक्लोसिस से जूझ रहे थे, मतलब ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से जूझ रहे थे और वो एक गरीब लड़के थे, इसीलिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बीमारी का इलाज करवा सकें। और इधर जो बोक मैक की माँ है वो भी जान गई थी कि जो ओल्ड मैन है उसे बोक मैक के ऊपर इंटरेस्ट है, मतलब वो लाइक करता है बोक मैक को। बट जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है वो फैलने वाली है, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि अगर वो नाकुन हाउस में रहते तो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी बोक मैक या उसकी फैमिली को भी हो जाती, इसीलिए वो वहाँ से चले गए थे और एक छोटे से नर्सिंग होम में रहते थे। अब यहाँ पर बोक मैक कहती है कि कम से कम उसे बता के तो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो उसे एक कार्ड देते हैं और कहते हैं कि ये मैरिड कार्ड है। मतलब जो ओल्ड मैन है वो बोक मैक को बहुत सारे लेटर्स लिखते थे, बट जो ग्रैंडफादर थे वो लेटर बोक मैक तक नहीं पहुंचने देते थे। और जब ओल्ड मैन उनसे मिलने, मतलब बोक मैक से मिलने नाक्विन हाउस आते हैं तो वहाँ पर ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि वो दोनों, मतलब बोक मैक और ग्रैंडफादर शादी करने वाले हैं, क्योंकि बोक मैक के फादर और मदर को पता चल गया कि जो ओल्ड मैन है वो बोक मैक के लिए लेटर्स लिखते हैं और इसीलिए वो बोक मैक को एक कमरे में बंद कर दिए हैं और यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं और बोक मैक की शादी होने वाली है। अब यहाँ पर ओल्ड मैन सारी कहानी बताने के बाद बोक मैक को कहते हैं कि उन्हें सच्चाई का पता तब चला जब जो ओल्ड मैन है उन्होंने मैरिड कर ली थी और उनके कुछ बच्चे भी हो गए थे। अब यहाँ पर जो बोक मैक है वो सच्चाई सुनकर बहुत ही गुस्से हो जाती है ग्रैंडफादर के ऊपर और बदला लेने के लिए गुसांग होटल जाने लगती है। तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो कहते हैं कि वो चिंता ना करे, क्योंकि जो ओल्ड मैन है वही ग्रैंडफादर से बदला लेंगे और एक दिन वो बोक मैक के सामने उसे झुका देंगे। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर नाहे बहुत ही परेशान होती है, इसीलिए वो बार में ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर वूजई आ जाता है और यहाँ पर नाहे वूजई से कहती है कि उसकी वजह से वो गुसंग होटल के प्रेसिडेंट की पदवी से चूक गई। तो यहाँ पर जो वूजई है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्यों अपने आप को दबाव में डाल रही है, क्यों स्ट्रेस में डाल रही है, उसे ये सब छोड़ देना चाहिए। मतलब जो गुसंग होटल के प्रेसिडेंट की पदवी का सपना देखना छोड़ देना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर डोडो ही अपने कमरे में होती है
और यहाँ पर तभी नाहे आ जाती है जो कि ड्रंक की होती है। और यहाँ पर जो डोडो ही है वो नाहे को डांटने लगती है कि आज फिर से उसने ड्रंक किया है। अब यहाँ पर जो नाहे है वो कहती है कि अब उसे अपना सपना छोड़ देना चाहिए कि वो नाहे को गुसंग होटल का प्रेसिडेंट बनाएगी। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि नाहे जो है वो बिल्कुल टूट जाती है और कहती है कि अभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो गुसंग होटल की प्रेसिडेंट बनेगी। तो यहाँ पर जो डोडो ही है वो कहती है कि अभी भी उनके पास एक चांस है। अब यहाँ पर जो नाहे है वो कहती है कि अब उसे शांति चाहिए, मतलब वो आराम से चैन से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है और इस तरह की वॉर अब बंद करना चाहती है। तो यहाँ पर डोडो ही उसे धीरज देते हुए कहती है कि अभी भी उसके पास एक चांस है और वो नाहे को गुसंग होटल का प्रेसिडेंट बना के रहेगी। अब यहाँ पर जो नाहे है वो रोते रोते डोडो ही से कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, अब उनके पास कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बची है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर यांग जिम ही अपने कमरे में होती है और वो कपड़े धुलने के लिए चोई मैन हो के भी कपड़े लेती है। और यहाँ पर चोई मैन हो की शर्ट से एक लिफाफा निकलता है जिसमें जहाँ पर चोई मैन हो लोन ले रहा होता है उस प्लेस का नाम लिखा होता है। और यहाँ पर यांग जिम ही समझ जाती है कि जो चोई मैन हो है वो लोन लेने के लिए गया है और यहाँ पर वो बहुत ही घबरा जाती है और रोते रोते अपने कमरे के बाहर निकलती है। अब इधर बोक मैक सभी लोग खड़े हुए होते हैं तो यहाँ पर जो यांग जिम ही को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या हो गया। अब यहाँ पर जो यांग जिम ही कहती है कि चोई मैन हो लोन लेने गया है और उसे रोकना है। तो अब यहाँ पर वू जेई, ओल्ड मैन और पूंजी चोई मैन हो को लोन लेने से रोकने के लिए वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर चोई मैन हो लोन लेता है। और इधर बोक मैक यांग जिम ही से पूछती है कि आखिर चोई मैन हो लोन क्यों लेना चाहता है। तो यहाँ पर यांग जिम ही बताती है सारी स्टोरी कि एक बेकरी शॉप है उसके फ्रेंड की, मतलब चोई मैन हो के फ्रेंड की एक बेकरी शॉप है जो कि वो बेचना चाहता है और इसीलिए $40,000 चाहिए उस बेकरी शॉप को खरीदने के लिए। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर ओल्ड मैन, वू जेई और पूंजी उस जगह प्लेस पहुँच जाते हैं जहाँ पर चोई मैन हो लोन ले रहा होता है। मतलब यहाँ पर जो बेसिकली चोई मैन हो है वो किसी बैंक से लोन नहीं ले रहा होता है, वो ऐसी जैसे गैंग होती हैं उसी तरह के लोगों से लोन ले रहा होता है, मतलब फ्रॉड लोगों से लोन ले रहा होता है। और यहाँ पर तभी वहाँ पर ओल्ड मैन, वू जेई और पूंजी वहाँ पर आ जाते हैं और वो चोई मैन हो को लोन लेने से मना करते हैं। तभी वहाँ पर जो लोन दे रहे थे चोई मैन हो को वो सब वू जेई, पूंजी और ओल्ड मैन के ऊपर हमला करने लगते हैं और यहाँ पर ओल्ड मैन सभी को बचाते हैं। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर सभी, मतलब ओल्ड मैन चोई मैन हो को डांटता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर बोक मैक, यांग जिम ही और यून जी तीनों आंगन में होते हैं और तभी वहाँ पर वू जेई, पूंजी और ओल्ड मैन वहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर ओल्ड मैन अपनी तारीफ़ें बोक मैक से करने लगते हैं कि उन्होंने अकेले 3 लोगों को मारा और वू जेई पूंजी को उन गुंडों बदमाशों से बचाया। अब यहाँ पर जो यांग जिम ही होती है वो चोई मैन हो को हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले जाती है और वहाँ जाकर यांग जिम ही चोई मैन हो से कहती है कि अब उसे डिवोर्स चाहिए, मतलब तलाक चाहिए। तो यहाँ पर जो चोई मैन हो है वो अपनी गलती यांग जिम ही के सामने मांगता है और उससे माफ़ी मांगता है कि अब वो इस तरह के काम दोबारा नहीं करेगा। यहाँ पर यून जी ये सब सुन रही होती है और वो बोक मैक लोग के पास जाकर कहती है कि हमें उनकी लड़ाई रोकना चाहिए। बट यहाँ पर जो पूंजी है वो कहता है कि वो 2 कपल्स है और उनके बीच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हे जून उस कस्टमर को कॉल करता है जिसको ली वू की पेंटिंग पहुँचानी थी बट पहुँची नहीं। और यहाँ पर कस्टमर हे जून को बताती है कि ओ इन संग ने उसे ली वू की पेंटिंग देने के लिए वादा किया है और वो 1-2 दिन में डिलीवर भी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हे जून है वो ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। अब यहाँ पर हे जून को समझ में आ जाता है कि उसकी मदर, मतलब ओ इन संग की ही ये सब गड़बड़ है, मतलब करतूत है ली वू की पेंटिंग चुराने में। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर ओ इन संग ली वू की पेंटिंग अपने ऑफिस ले जा रही होती है, तभी वहाँ पर हे जून आ जाता है और वो ओइन संग से कहता है कि वो सब कुछ उसके बारे में जान चुका है कि उसने ही ली वू की पेंटिंग चुराई थी। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हे जून पार्के के पास जाता है और कहता है कि उसने ली वू की पेंटिंग ढूंढ ली है और अब पार्के और वो दोनों जाकर उस कस्टमर को डिलीवर करेंगे ली वू की पेंटिंग। अब यहाँ पर जो पार्के है वो बहुत ही खुश हो जाती है और नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हे जून और पार्के कस्टमर को पेंटिंग डिलीवर करने जाते हैं। और अब यहाँ पर जो हे जून है वो पार्के से कहता है कि उसे एक बार उसके प्रपोजल के लिए सोचना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर हे जून पार्के को लाइक करता है और ये उसने पार्के को बताया। बट यहाँ पर जो पार्के है वो मानने को तैयार नहीं होती है, मतलब यहाँ पर पार्के हे जून का प्रपोजल मानने को तैयार नहीं होती है। अब यहाँ पर पार्के हे जून से पूछती है कि उसे ली वू की पेंटिंग मिली कैसे। तो यहाँ पर हे जून सब कुछ जानते हुए भी कहता है कि गैलरी के मेंबर ने उसकी हेल्प की ली वू की पेंटिंग ढूंढने में। और यहाँ पर जो हे जून है ये सब झूठ कहता है क्योंकि ली वू की पेंटिंग उसकी मदर ने ही चोरी करवाया होता है।
अब यहाँ पर हे जून अपनी मदर के बारे में पार्क से कुछ भी नहीं बोलता है और यहाँ पर पार्क सोचती है कि जो ओ इन संग है वो निर्दोष है, इसीलिए वो कहती है हे जून से कि वो ओ इन संग से माफ़ी मांगना चाहती है। बट यहाँ पर जो हे जून है वो कुछ भी नहीं कहता है, मतलब वो रिफ्यूज़ करवा देता है। अब यहाँ पर पार्क और हे जून बात कर ही रहे होते हैं, तभी हे जून को कॉल आता है उसके ऑफिस से कि आज नॉर्थ स्काई प्रोजेक्ट के विजिटर्स हैं, वो गुसंग होटल में रात में विजिट करने वाले हैं और इसीलिए हे जून को उन सबको लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है। अब यहाँ पर हे जून ट्रैफिक में फंस जाता है, इसीलिए वो एयरपोर्ट नहीं जा पाता है और इधर ग्रैंडफादर को पता चलता है कि हे जून एयरपोर्ट नहीं पहुंचा, तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और तभी वहाँ पर डोडो ही होती है। तो वो कहती है ग्रैंडफादर से कि क्यों ना हे उन विजिटर को एयरपोर्ट से लेके आए और यहाँ पर ग्रैंडफादर एग्री हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर ना हे उन विजिटर्स को एयरपोर्ट से लेकर गुसंग होटल आ जाती है और यहाँ पर वो उनसे बहुत अच्छे से ग्रीट करती है, उन्हें होटल के मैनेजमेंट के बारे में बताती है, अपने बारे में बताती है। विजिटर्स होते हैं वो ना हे से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर पार्टी हो रही होती है, मतलब गुसंग जो होटल होता है वो विजिटर्स को पार्टी देता है और यहाँ पर जो विजिटर हैं वो ना हे और डोडो ही की बहुत ही तारीफ करते हैं और यहाँ पर ओ इन संग को पता चल जाता है कि जो हे जून है वो पार्क के साथ लीवू की पेंटिंग डिलीवर करने गया था।